कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट पढ़ना है। बायोलॉजी में कोई भी पढ़ाई, सिस्टम की पढ़ाई, बॉडी सिस्टम की पढ़ाई कुछ फॉलोइंग हिस्सों में बांटी जाती है। जैसे 10वीं में यही सेम बायोलॉजी की पढ़ाई है जो अभी आप 9th में पढ़ रहे हो, कुछ और कुछ जो 10th में पढ़ोगे, मिक्स करके 10वीं CBSE में है। 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला चैप्टर का नाम है उनका लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा चैप्टर का नाम है उन लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और तीसरे चैप्टर का उनका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्यों ये 3 अलग अलग क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर जो है उसमें वो हमारी बॉडी के असेंशियल सिस्टम्स के बारे में बता रहे हैं, जो हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, जैसे खून, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और क्या हो गया भाई, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचना भी तो चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर इनमें से एक भी सिस्टम फेल हो जाए या प्रॉपरली काम ना करे तो क्या होने लगता है? ऑब्वियसली इंसान खुश तो रहेगा नहीं, बीमार पड़ेगा। जैसे इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले 148 पेज नंबर से ऊपर तुम्हें डायलिसिस के बारे में बताया गया। डायलिसिस वही सिचुएशन है जब ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसको एक्सटर्नली मशीन्स के वाया अपने ब्लड को क्या कराना पड़ता है, प्योर। जितना आसान प्यारा इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखा रहे हैं ना कि बस एक रॉड डली है, एक रॉड से खून जा रहा है, दूसरी तरफ से खून बाहर आ रहा है, रियल लाइफ में ये उतना अच्छा नहीं होता। जिन लोगों को डायलिसिस करानी पड़ती है ये पेनफुल प्रोसेस होती है। पेनफुल मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई कोहे मार रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन ये ऑब्वियस एक फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट होता है। हमारे दादा की भी डायलिसिस हुई थी, तो जब हम हॉस्पिटल जाते थे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां 2-2 4-4 साल की, उनकी तक डायलिसिस हो रही, बहुत बेकार सिचुएशन रहती है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं जब जिनके बिना बॉडी का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। उनकी बॉडी में उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे जिन लोगों को हार्ट का इश्यू रहता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, उनके पास ये लाइबिलिटी नहीं होती कि मज़े से क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग करके पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। क्यों? हार्ट फेलियर हो सकता है। तो बायोलॉजी में एक उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है जो सिस्टम्स हमारी बॉडी में हाईली क्या होते हैं, असेंशियल, जिनके बिना हमारी बॉडी का नॉर्मल वर्किंग क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो अगर हमारी बॉडी में काम नहीं भी करे किसी रीज़न की वजह से या बाय चॉइस, तो भी इंसान को ढीला फर्क नहीं पड़ता, और वो होता है रिप्रोडक्टरी सिस्टम। भाई इंसान रिप्रोडक्शन करेगा नहीं करेगा, एक इंसान है जिसको कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से उसको बेबी नहीं हो रहा है, तो क्या वो मर जाता है? क्या उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा फिजिकल डैमेज आ जाता है? क्या वो इमोशनल मेंटल डैमेज की बात नहीं है, फिजिकल डैमेज आ जाता है क्या, कि डाइजेशन नहीं हो रहा, डायलिसिस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारी बॉडी में 2 प्रोसेसेस होती हैं, असेंशियल, बहुत असेंशियल, जिनके बारे में बचपन से सिखाया जाता है, हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, ये वो, और एक होती हैं हमारी बॉडी में नॉन एसेंशियल मतलब वो चॉइस पे है हमारे। अगर आपको उसको आगे रिप्रोड्यूस करवाना है, अपनी बॉडी को यूज़ करना है रिप्रोडक्शन के लिए, तो करो, नहीं करना है मत करो, चॉइस होती है। होते हैं ना कई साधु संत जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, होते हैं भाई, कई ऐसे साध्वी लोग भी होती, तो क्या इसका ये मतलब है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग उनके खराब हो रहे हैं? नहीं। अब तीसरा सिस्टम होता है जो इन दोनों सिस्टम को गवर्न करता है, उनका हेड, कि किसकी बॉडी में कौन सा काम कितनी एज में होगा। जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है वो प्यूबर्टी के बारे में सिखाया जाता है। जैसे लड़कों को दाढ़ी कब आ रही है, लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स कब शुरू हो रहे हैं। भाई लड़के तो लड़के हैं, सबको एक ही साथ दाढ़ी आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी क्लास में भी जितने लड़के पढ़ते होंगे, कोई अभी बहुत ही ज़्यादा चिकने चिकने दिख रहे होंगे, या कोई अभी बहुत ही ज़्यादा अपनी एज सारा मैच्योर दिख रहे होंगे। ऐसा क्यों? हॉर्मोन्स की वजह से। उनकी बॉडी में एक केमिकल है, जो केमिकल की वजह से उनके अंदर हो सकता है वो ग्रोथ थोड़ी जल्दी आई हो, किसी के अंदर वो ग्रोथ लेट आ रही हो। कई ऐसी हो सकता है लड़कियां हो सकती जिनको अभी 9th तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुई हो, कोई ऐसी होंगी जिनको 7 से शुरू हो गई होगी, माइट भी।
तो ये सब बॉडी के हॉर्मोन्स की वजह से, यानी कि इन सारी साइकिल्स को रेगुलेट करने वाला, सारी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने वाला जो हेड होता है, उस हेड वाले सिस्टम को ही हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो यानी कि टोटल हमारी बॉडी में 3 सिस्टम होते हैं, एकदम असेंशियल वाले, ये तुम्हारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, जो तुम बचपन में पढ़ के बैठे हो। और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है स्टेट में वो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ा तो होगा ही भाई। अगर 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है, तो 8th में तो होगा ही होगा। खैर, दूसरा होता है रिप्रोडक्टरी, जो कि 10th में पढ़ोगे। और तीसरा होता है इन दोनों सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, हेड गवर्न करने वाला, वो कौन होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इन सबको कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? 2 तरीके से। हमारी बॉडी 2 तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराती है। पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाती है वो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और कुछ न्यूरॉन्स, कुछ ऑर्गन्स की हेल्प लेती है। जैसे अगर मान लेते हैं किसी एक्स जगह पे कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई और आपको उस भीड़ को अलग करना है, तो किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक पुलिस एंड ऑल, इनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो खुद वहाँ जाके उस चीज़ को क्या करें? अंडर कंट्रोल करें, या तो अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, मतलब उनके जो जूनियर कलीग्स हैं, जूनियर सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भेजें। तो हमारी बॉडी भी 2 तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करती है। एक ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर लेती है, और उन ऑर्गन्स के जो सबसे मुख्य हीरोज हैं वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और मुंडी। और दूसरा तरीका होता है ब्रेन का हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का, केमिकल्स के वाया करती है। तो जब वो अपनी बॉडी किसके वाया करे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का यूज़ करे, तो उसे हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। भाई प्रॉपर ब्रेन है, ऑर्गन है, न्यूरॉन है, ब्रेन के अंदर भी और पार्ट्स हैं, समथिंग समथिंग, वो नर्वस सिस्टम। फिर नर्वस सिस्टम के भी पार्ट्स हैं आगे जाकर। लेकिन जब वही बॉडी आपके को कंट्रोल कर रही है विद द हेल्प ऑफ होम केमिकल्स, कि केमिकल्स करेंगे रेगुलेट, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितनी चीज़ों से किया जा सकता है बॉडी को? 2। एक नर्वस सिस्टम के वाया किया जा सकता है, और दूसरा आपके हॉर्मोन्स के, केमिकल मतलब हॉर्मोन्स। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कौन सा सिस्टम कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज की क्लास में हम लोग जो पहले सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? एक मिनट। हेलो जी जी नमस्ते। हाँ हाँ जी जी बोलिए। अच्छा देखिए, अभी तो मैं करंटली एक क्लास ले रही हूँ। 3:30 के आसपास मैं आपको कॉल बैक करूँ? ठीक है, मैं 3:30 आपको कॉल करती हूँ जी। खैर, तो अब देखो ज़रा, हमारी बॉडी को 2 तरीक़ों से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। एक किया जाता है केमिकल्स के वाया, जिसको हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं? एंडोक्राइन। और एक किया जाता है यूजिंग खोपड़ा, स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज नोन एज फॉर नर्वस सिस्टम। अब ये जो केमिकल वाला सिस्टम है ये हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल वाले सिस्टम में ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक प्रकार का केमिकल होता है। हमारी बॉडी में हजारों प्रकार के केमिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर तुमने बचपन में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है, तो तुम्हें शायद उस डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग केमिकल्स के नाम तुमने शायद सुने होंगे। इंजाइम्स वर्ड सुना होगा, लाइपेस वगैरह वगैरह। मैं समझा देती हूँ शॉर्ट में क्या होते हैं। जो तुम रोटी खाते हो वो किससे बनी होती है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। दिखने में तुम एक काम करना, कैंची लेके रोटी को जितना छोटा कर सकते हो, बारीक चूरा उसका जितना 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 छोटा, उतना छोटा कर लो, तब भी वो कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। वो कार्बोहाइड्रेट जब तुमने मुंह में डालते हो, जब वो तुम्हारे पेट में जाता है, पेट से तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के बदले में क्या चाहिए? ग्लूकोज।
तो हमारी बॉडी का क्या काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़े, उसकी कार्बन की चेनों को क्या करे, तोड़े और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। मतलब कार्बोहाइड्रेट हो सकता है 12 कार्बन का हो, 14 कार्बन का हो, 50 कार्बन का हो, उसे तोड़ के कितने कार्बन में कन्वर्ट करे, 6। वो हम नहीं कर सकते। तुम बोलोगे मैंने रोटी का 2 टुकड़ा कर दिया तो देखो अभी कार्बन की चेन टूट गई। तुम रोटी का 10 लाख टुकड़े भी कर लोगे ना तो भी कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। उसकी कार्बन की चेनों को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, बोलो, केमिकल्स। तो हमारी बॉडी में ऐसे कई केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में काम करते हैं। हमारी बॉडी में और भी कई केमिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। तो बॉडी में केमिकल्स देखो 2 प्रकार के। अब कैसे उनका 2 क्लासिफिकेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पानी है, एक कुआं है और इधर एक फूल लगा हुआ है। मुझे अगर कुएं का पानी उस पर्टिकुलर फूल में डालना है तो बोलो अपन कैसे क्या करेंगे, बाल्टी डालेंगे कुएं के अंदर और क्या करेंगे, बाल्टी को लेंगे और फूल के ऊपर ऐसे फेंक देंगे। ये एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, कुएं के अंदर से पाइप लगाएंगे और पानी किसके वाया सप्लाई करेंगे, पाइप की जगह। बराबर, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। जैसे भी तुम्हारे घर में बाथरूम में पानी आता है, किचन में पानी आता है, घर के बाहर पानी आता है। क्यों पानी आता है, क्योंकि छत पे लगा हुआ टंकी जो रहता है वो क्या होता है, पाइप से कनेक्टेड होता है। जिसको जहाँ पानी यूज़ करना है वहाँ का बस क्या कर ले, नल खोल ले भाई। यही होता है ना सिंपल मीनिंग। तो ऐसे हिसाब से अगर जो कोई ये बोलेगा कि नहीं मैडम मैं तो ऊपर की टंकी फोड़ दूंगा फिर एक साथ पानी गिरेगा, वही इसी एक साथ के पानी में किचन वाला अपना बर्तन भी लेके खड़ा हो जाए, नहाने वाला अपना नहाने का सामान भी लेके खड़ा हो जाए। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में 2 तरीके की चीज़ होती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी जगह होती है, लेट्स से मोबाइल एक जगह है, ये मोबाइल केमिकल बना रहा है। अब इस केमिकल को पहुँचाना है उसको पीछे अनुष्का के पास। अब 2 ऑप्शन है, क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन कि यहाँ से लेकर अनुष्का तक एक क्या बनी होगी, चेन, एक पाइप बना होगा। ये केमिकल धीरे धीरे उस पाइप में ट्रैवल करेगा और जाके कहाँ चला जाएगा, अनुष्का के पास, मिल गया अनुष्का को। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे ही ये मोबाइल केमिकल बना लेगा, केमिकल बना लेने के बाद ये मोबाइल क्या करेगा बताओ, इस केमिकल को फेंक देगा ऐसे। ब्लड, भाई बॉडी में ब्लड होता है कि नहीं होता है, ऐसी कोई जगह है बॉडी की जहाँ ब्लड नहीं जाता सिवाय हमारे एक्सटेंडेड नाखून और एक्सटेंडेड बालों के अलावा, है ना। ये जो एक्सटेंडेड बाल बोल रहे हैं, ऐसे रूट्स में तो होता ही है ना भाई। अगर कोई नोचेगा तो खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। जब कभी नाई के पास जा रहे हो, टकला कराने हो, गलती से ऐसे कट गया तो खून निकलेगा ना। एक्सटेंडेड नेल्स और एक्सटेंडेड हेयर्स के अलावा बॉडी के हर जगह बाल होते हैं, तो ब्लड हर जगह जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है बॉडी की जहाँ ब्लड नहीं जाता। तो ये मोबाइल क्या करेगा, अपना सारा केमिकल क्या करेगा, उस ब्लड में फेंक देगा, ऐसे फेंक देगा। और क्या करेगा, ब्लड को बोलेगा जा, तेरे को चाहते जाते तो अनुष्का के पास चले जाना, अगर अनुष्का को चाहिए होगा तो केमिकल रख लेगी, नहीं चाहिए होगा तो रिजेक्ट। भाई ब्लड तो सबके पास जाएगा, पल्लवी के पास भी जाएगा, लेकिन पल्लवी को उस केमिकल की नीड, वो रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अनुष्का को है, वो उस केमिकल को क्या कर लेगी, रख लेगी। तो हमारी बॉडी में 2 प्रकार से केमिकल्स बनते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, बट मेजॉरिटी में मेजरली उनको 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं हम लोग। एक ऐसे केमिकल्स जिनको बनाया जाता है एक सर्टेन जगह पर और उनको सर्टेन जगह पे पहुंचाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है बॉडी में, वेसल्स की, पाइप्स की। और एक ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनको एक सर्टेन जगह बनाया जाता है और एक सर्टेन जगह पहुंचाने के लिए उनके पास कोई पाइप्स नहीं होता, बेचारे बिना पाइप के होते हैं। और उनको अगर उस केमिकल को वहाँ तक पहुँचाना है तो किसकी हेल्प लेते हैं, ब्लड की। ब्लड में फेंक देते हैं, ब्लड अगर उस जगह तक पहुँच रहा है तो धीरे धीरे वो केमिकल भी उस जगह तक पहुँच जाएगा। तो अभी कोऑर्डिनेशन वाले पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने क्या कहा, है कोऑर्डिनेशन 2 तरीकों से पढ़ना है। पहला कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से पढ़ना है, ऑर्गन्स की मदद से। ऑर्गन्स की मदद से जब तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो उस कोऑर्डिनेशन को कौन सा कोऑर्डिनेशन कहोगे, नर्वस सिस्टम। और दूसरा मैंने क्या कहा था, दूसरा कोऑर्डिनेशन तुम्हें कैसे पढ़ना है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, है ना। और उस पर्टिकुलर केमिकल की मदद से जब तुम पढ़ोगे तब उसको कौन सा वाला सिस्टम कहोगे बताओ, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी में केमिकल तो लेकिन मैडम 2 प्रकार के हैं। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन, ये वो पाइप वाला कोऑर्डिनेशन करवाएगा केमिकल का कि बिना पाइप वाला करवाएगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में
ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है बिना पाइप वाले केमिकल्स। क्या होता है ये? बिना पाइप वाले केमिकल। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन से केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं? जिनको अपनी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिनके पास पाइप है या जिनके पास पाइप नहीं है? जिनके पास पाइप नहीं है वो वाले केमिकल्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो मैडम पाइप वालों का क्या होगा? कर रहे होंगे कुछ ना कुछ काम तो भाई। अगर बॉडी में बन रही है वो चीज़ तो ऑब्वियस है बॉडी में कहीं ना कहीं क्या होगी, बोलो, यूज़ भी तो होगी ना। तो ये कैसे हैं आपके? बिना पाइप वाले केमिकल्स से। तो इसीलिए अब बॉडी में हमारे केमिकल्स कितने प्रकार के हो गए बताओ? 2। कैसे हो गए वो केमिकल? 2 प्रकार के। जिनके पास बनने के बाद सर्टेन साइट तक पहुंचने के लिए पाइप है और जिनके पास बेचारों के पास पाइप नहीं है। ये 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो जिन केमिकल्स के पास अपनी जगह तक पहुंचने के लिए पाइप होता है, बायोलॉजी में उन केमिकल्स को कहा जाता है इंजाइम्स। क्या कहते हैं उन्हें? इंजाइम्स। और जिन केमिकल्स के पास अपनी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पाइप नहीं होता, उन बेचारों को क्या करना पड़ता है? फेंक देता हो ब्लड में कि जा खुद पहुंच जा तैरते तैरते। तो बेचारे ऐसे केमिकल्स आप लोगों के क्या कहलाते हैं बोलो? ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं आपके? हॉर्मोन्स। ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं? हॉर्मोन्स। क्या ऐसा एक हार्मोन होगा क्या? ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। और ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर भी क्या बनाते होंगे? एक्सोक्राइन सिस्टम। थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन जब ऐसे पढ़ोगे तो नॉर्मल हो जाओगे, यूज टू। केमिकल कितने प्रकार के हैं? 2। बना कैसे रहा है, कहाँ बन रहा है वो समझ जाना भाई। बॉडी में इतने केमिकल बनते हैं, क्या क्या पढ़ोगे अभी 9th में। लेकिन केमिकल बनने के बाद उनको अपनी टारगेट जगह तक पहुंचने के लिए अगर पाइप मिल गया तो बोलो क्या? कौन सा केमिकल कहेंगे उसको? पाइप मिल गया तो इंजाइम्स, पाइप नहीं मिला तो हार्मोन। ऐसे हमारी बॉडी में क्या एक हार्मोन होगा? ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन होंगे ना। तो उन सारे हार्मोन का मिला जुला कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और ये हमको पढ़ना भी है। और इंजाइम्स ये हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता है बट ये हमारी बॉडी में बेसिकली खाना पचाना, ये करना वो करना, ये सब में हेल्प करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। अभी ये जो तुम्हारी बुक की हेडिंग है कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन वाली हेडिंग में तुम कौन सा सिस्टम पढ़ोगे? एंडो पढ़ोगे कि एक्सो पढ़ोगे? एंडो पढ़ोगे। यानी कि इस पूरे में क्या पढ़ोगे? हॉर्मोन्स को पढ़ोगे। एंजाइम्स की पढ़ाई हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए अब थोड़ा पेज को आगे कंटिन्यू करो। कौन से पेज नंबर पे आ जाएं? पेज नंबर 175, 176 बल्कि। देखो दिख रहा है, उसकी हेडिंग दिख रही है। क्या लिखा है उसकी हेडिंग में? केमिकल कंट्रोल। मैंने पहली क्लास की स्टार्टिंग में कहा था हमारी बॉडी को 2 तरीके से कंट्रोल किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एंड दूसरा विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो अब हम लोग कौन सा हिस्सा पढ़ने वाले हैं कि भाई बॉडी केमिकल्स की मदद से कैसे कंट्रोल हो रही है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जो केमिकल हमारी बॉडी को कंट्रोल्स कर रहे हैं उन केमिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग? हॉर्मोन्स कहते हैं। तो पहली फटाफट लाइन अंडरलाइन करो जरा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज ऑल्सो ब्राउट अबाउट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस। दिख रहा है? कॉल्ड हॉर्मोन्स। तो ये डिफाइन हो गया, किसका डिफाइन हो गया यहाँ से वहाँ तक? हॉर्मोन्स का डिफाइन हो गया। क्या मैंने तुमको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मैंने मीनिंग बताया? सेकेंड लाइन पढ़ो, क्या लिखा है वहाँ पे, अच्छे से पढ़ो सेकेंड लाइन। हॉर्मोन्स कहाँ से निकल कर आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के आते हैं। ग्लैंड मतलब वो जगह। ठीक है, क्या बात भेजे में गई? एंडोक्राइन का मतलब पता है क्या तुम्हें अभी? ठीक। अब तीसरी लाइन पढ़ो, वो तो और प्यारी लाइन है। इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये तो दुनिया में चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ो, स्टेट, सीबीएसई, आईसीएसई, फलाना फलाना कोई भी बोर्ड हो, ये उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म ऑफ गिव रीजन। वो ये कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। अब मैडम ये डक्टलेस मतलब क्या? लेस मतलब समझते हैं ना सब, कई बार लेस वर्ड अपन किसके पीछे लगाते हैं?
कोई एक आधी इंग्लिश का वर्ड बता सकते हो जिसके पीछे लेस लगता हो? यूजलेस, सबसे फेमस वर्ड। यूज मतलब काम में आने वाला और यूजलेस मतलब कोई काम धाम का नहीं। तो डक्टलेस मतलब क्या होगा? डक्ट मतलब उसके पास है और डक्टलेस मतलब उसके पास डक। अभी डक्ट मतलब क्या है? वो बदक, वो तो डक होती है, ये डक्ट है, DUCT। डक्ट मतलब होता है पैसेज, पाइप्स। तुम देखना बैंक्स में अगर जाओगे या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे या मॉल्स में जाओगे, तुम्हें कभी भी मॉल्स में AC लगे हुए नहीं दिखेंगे। दिखते हैं क्या कभी? नहीं। वहाँ पे आपको छत पे थोड़े छोटे छोटे ऐसा लगता है कि छेद वाला कुछ लगा है और उसी में से हवा आती रहती है। कई लोग अपने घर में डक्टिंग भी कराते हैं। छत में उनके रखा हुआ रहता है कूलर, छत में कूलर चलता रहता है, वहाँ से पाइप निकलता है और उनके कमरों में से छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें से हवा वाली वो लगी हुई थी वेंट और उससे हवा आती रहती है। डक्ट का मतलब सिंपल भाषा में है गली, पाइप, समथिंग। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब इनके पास पाइप नहीं होते। क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था इनके पास पाइप नहीं होते। अच्छा, क्यों भाई पाइप क्यों नहीं होते? तो फिर काम कैसे करते हैं? तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है उन्होंने। इन ग्लैंड्स के पास किसी भी प्रकार का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता। किस काम का भी? ताकि ये चीज़ों को क्या कर सके? स्टोर कर सके, ताकि ये अपने कैरी कर सके अपने केमिकल्स को। तो ऐसे में उसने आगे क्या लिखा है कि एज सुन एज, जैसे ये लोग हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि भाई इनके पास स्टोर करने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, कैसे करेंगे स्टोर? तो जैसे ही बनाते हैं अपने केमिकल से, फटाफट उस केमिकल्स को देखो किस में फेंक देते हैं? ब्लड के सर्कुलेशन में। और जैसे जैसे ब्लड बॉडी में ट्रैवल करता है, देखो पढ़ो, दी सिक्रेशन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया ब्लड। क्या वही ये सारा प्रवचन है जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा? ये वही सारी चीज लिखी है ना इस पैराग्राफ में। तो अब देखो ये वाला ना एक गिव रीजन बन सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ये गिव रीजन बन सकता है क्या पीछे एक्सरसाइज में ये? अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे स्कूल में इस तरीके से मिड लाइन से निकाल निकाल के चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं कि नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछते होंगे तो ये गिव रीजन बन सकता है। और इस पर्टिकुलर गिव रीजन का जो आंसर है वो शुरू होगा यहाँ से कि these glands do not have arrangement of their own to carry their secretions, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ से बनेगा as soon as hormones are produced से लेके ब्लड सर्कुलेशन तक, वो बनेगा पॉइंट नंबर 2। और 10 से लेकर वाया ब्लड तक, ये बनेगा पॉइंट नंबर 3। इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम को या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? डक्टलेस। तो मतलब हमारी बॉडी को दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एक हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गन्स और दूसरा हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं कौन? केमिकल्स। ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, केमिकल्स को हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। क्या दोनों सेम काम को परफॉर्म करते हैं क्या? देख ऑब्वियस है, दोनों अगर सेम काम परफॉर्म करते तो तुम्हें अलग अलग हेडिंग क्यों देता बुक वाला? एक ही हेडिंग में पढ़ाता ना, सेम काम तो नहीं करते। क्या दोनों सिस्टम में कोई भी डिफरेंस है? हाँ, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो क्विक होता है। अभी तुम्हारे पास लेट से इस क्लास में इस दरवाजे को खोल कर रॉबी अगर आ गया, देखा है किसी ने रॉबी को? कितना विशालकाय है। और मान लेते हैं आकर बेंच पे चढ़ के बैठ गया, यही भूमिका के सामने, तो ऐसे कैसे भूमिका क्या करेगी? ये डिसीजन लेने के लिए उसकी बॉडी को बहुत क्विक होना चाहिए कि सोचेगी 10-15 महीने बाद कि हाँ ऐसा कोई डिसीजन, क्योंकि मैं 10-15 महीने उसके सामने ऐसी बैठी रहेगी। भाई हम लोग, हमारी बॉडी कुछ डिसीजन क्विक लेती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी यहाँ मच्छर काट रहा है तो तुम उनको काटने दोगे क्या? तुम्हारा तुरंत या तो उसको मारने की कोशिश करोगे, अपने हाथों को हटाओगे ना। तो कुछ हमारी बॉडी में कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको क्लिनिक की नीड क्या होती है? इमीडिएट। आप स्लो मोशन में नहीं कर सकते उनको। अब जैसे कई स्टूडेंट्स की ऐसी इच्छा होती है कि एक आंसर याद करेंगे 1 महीने में, तो 1 महीने में तो एग्जाम आ जाएगा, एक आंसर याद करके क्या कर लोगे? तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा हमारी बॉडी में। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑर्गन वाला सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी में क्विक होता है, वो थोड़ा जल्दी काम करता है।
और जो ये हार्मोन वाला सिस्टम होता है ये स्लो होता है, इसको काम करने में टाइम लगता है, बल्कि बहुत टाइम लगता है। ये पहला डिफरेंस है। ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ की आखिरी की थर्ड लाइन पढ़ो जल्दी से, उसको मार्क करके रखो। अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम इज दैट, दिख रही है वो लाइन, क्या है इन दोनों के बीच में कि नर्व इम्पल्सेस आर फास्ट, जो सिग्नल्स होते हैं ऑर्गन वाले में वो बहुत ही क्या होते हैं और थोड़ी देर के लिए होते हैं, मतलब जल्दी से बॉडी ने सिग्नल भेजा, उसका एक्शन लिया और सिग्नल्स क्या हो गए, खत्म। बहुत ही नैनो सेकेंड्स में होता है ये काम, बल्कि उससे भी कम। और जो हॉर्मोन्स होता है वो बहुत ही, बोलो क्या होता है, स्लो होता है, बहुत ही क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसका असर लंबे समय तक रहता है। तो हो सकता है एग्जाम में मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल सिस्टम। तो क्या डिफरेंस है कि नर्वस सिस्टम की जो इम्पल्सेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, पढ़ा है ना तुम लोगों ने स्कूल में, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। खैर मैं तो अभी पीछे से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, बट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये तो पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन्स के मदद से। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट, लेकिन कम समय के लिए तुरंत प्रोड्यूस होते हैं, काम करते हैं और मर जाते हैं। लेकिन हार्मोन कैसा होता है, स्लो, और उसका असर कब तक रहता है, लंबे समय तक। तो ये एक लाइन हो गया। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिया है, एक राइट साइड में मेल बॉडी है, लेफ्ट साइड में फीमेल बॉडी है। दोनों की बॉडीज में आपको अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है। इस डायग्राम में सारे ग्लैंड्स तो कवर नहीं हुए हैं, और भी ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, लेकिन जो मेजर ग्लैंड्स हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट वाले, वो इस डायग्राम में उसने पूरे कवर किए। दोनों डायग्राम को जरा कंपेयर करो, मेल एंड फीमेल बॉडी दोनों कंपेयर करो। तुम ये देखोगे कि मेल बॉडी टॉप से कंपेयर करना शुरू करना, मतलब सर के पास से कंपेयर करना शुरू करना। उसने देखो एक येलो डॉट को हाइपोथैलेमस का है, सॉरी येलो की ग्रीन, येलो डॉट को उसने हाइपोथैलेमस का है। बुक में है कि नहीं है तुम्हारे डायग्राम में येलो डॉट, थोड़ा सा लाइट होगा लेकिन है होगा। येलो डॉट को उसने क्या कहा है, हाइपोथैलेमस। दोनों में कहा है कि मेल की बॉडी में अलग है, सेम ही है ना, लोकेशन भी लगभग सेम ही है। अच्छा, फिर ब्लू डॉट को दोनों की बॉडी में देखो उसने क्या कहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रीन डॉट को उसने दोनों की बॉडी में क्या कहा है, पीनल ग्लैंड। नीचे आ जाओ, गर्दन के पास, गले के पास, वहाँ पे दो ग्लैंड बताया उसने, थायराइड और पैराथायराइड। फिर थोड़ा यहाँ नीचे आ जाओ, क्या कहते हैं, छाती के पास, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, दोनों के पास थाइमस। देखो दोनों की शेप तक सेम है, शेप में भी कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं। अब आ जाओ नीचे थोड़ा अपना किडनी, लीवर, पेट, इस वाले एरिया के पास। वहाँ पे हमारी किडनीज के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको हम लोग कौन सा ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तुमने अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पहले किडनी वाला पूरा पार्ट पढ़ा था, तो किडनी के डायग्राम के ऊपर तुम्हारी बुक में, मैं देख लेती हूँ कौन सा पेज नंबर पे है भाई किडनी का डायग्राम तुम्हारी बुक में। हाँ, पेज नंबर 167। उसमें जो किडनीज बनी है, उन किडनीज के टॉप पे देखो एक पहाड़ के जैसा खड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तो यही उसने बुक में भी मार्क किया है कि एड्रीनल ग्लैंड है। फिर अब थोड़ा सा किडनी से और नीचे आ जाओ। अब उसने दो मार्किंग की है, एक ओवरी और दूसरी मार्किंग उसने की है टेस्टिस। क्या ये दोनों में सेम है, क्या ये दोनों में सेम है? लड़कियों में अलग मार्किंग की है, लड़कों में ओवरी है क्या, नहीं। लड़कों में टेस्टिस है, लड़कियों में टेस्टिस है क्या, नहीं। यानी कि ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो मेल और फीमेल बॉडी में क्या है, डिफरेंट। बाकी पूरी की पूरी चीज क्या होती है, सेम। ओनली डिफरेंस कहाँ आ रहा है, रिप्रोडक्टरी में। लड़कों में टेस्टिस है, लड़कियों में क्या है, ओवरी। इसीलिए दो जेंडर है, मेल एंड फीमेल, इस डिफरेंस की वजह से। बाकी कहीं और तुमने कोई डिफरेंस देखा क्या, नहीं। सिर्फ एक डिफरेंस है, किसका, ओवरी और किसका, आपके टेस्टिस का। क्या आता है बातें समझ में? अब हम एक एक करके सारे ग्लैंड्स को पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत ओवरी और टेस्टिस से ही करते हैं। ओवरी स्पेसिफिकली फीमेल बॉडी में होती है और टेस्टिस स्पेसिफिकली मेल बॉडी में। ये ओवरी और टेस्टिस के बारे में आप ज़्यादा डिटेल क्लास 10th में पढ़ोगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। ओवरी का काम ये होता है फीमेल को
प्रेग्नेंट होने में हेल्प करना, मेजर काम। भाई एक एज के बाद जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो दो चीज़ें हो चाहिए होती है प्रेग्नेंट होने के लिए, फीमेल के सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं और मेल के सेक्स सेल्स चाहिए होते हैं, यानी कि स्पर्म। जब दोनों कंबाइन करते हैं तब जाके वो बेबी का सेल बनता है, ठीक है। तो जो मेल की बॉडी के अंदर में ये सेक्स सेल कहाँ से आएगा, टेस्टिस का काम होता है बनाना। फीमेल की बॉडी में ये सेक्स सेल कहाँ से आएगा, ये काम होता है उसकी बॉडी में ओवरी बनाती है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में लड़कियों में 1 महीने में ये राइट वाली ओवरी अपने अंदर से एक एग निकाल कर देती है, एक सेल निकाल कर देती है बॉडी को कि लो भाई, बॉडी को क्या अक्ल कि अभी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो बेचारी अपना खुशी खुशी एक ओवरी, राइट से ओवरी क्या करती है, एक एग निकाल कर दे देती है। अगर रिप्रोडक्शन हुआ, मीटिंग हुई, स्पर्म आया तो बेबी हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो पीरियड्स में वो सेल क्या हो जाता है बॉडी के बाहर। फिर अगले महीने लेफ्ट वाली ओवरी एक और सेल निकाल के दे देती है, फिर राइट वाली, फिर लेफ्ट वाली, फिर राइट वाली, फिर लेफ्ट वाली। हर महीने फीमेल बॉडी में एक 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 सेल क्या होता है, आता रहता है। मेल बॉडी में ऐसा नहीं होता कि मेल बॉडी में भी एक एक स्पर्म आता रहता होगा हर महीना, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ फीमेल बॉडी में होता है। तो ओवरी और टेस्टिस, नेक्स्ट पेज में आ जाओ चार्ट में। ओवरीज और टेस्टिस का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है वो ये, पहले तो पाया कहाँ जाता है उस पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं हम लोग। पहले पाया जाता है ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस इन वुमेन की जो बच्चेदानी होती है यूट्रस, वहाँ के दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ होता है। और टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, लड़कों में स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम क्या है, अब ये स्क्रोटम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी किसी भी फ्रूट के बारे में, फॉर एग्जाम्पल अखरोट, तो बाहर से अखरोट एक शेल में रहता है, छिलका, फिर तुम फोड़ते हो तो अंदर से अखरोट निकलता है। तो शेल खाते हैं कि अखरोट खाते हैं, अखरोट खाते हैं। तो टेस्टिस वो पर्टिकुलर ऑर्गन है जो ऐसे एक शेल के अंदर रहती है। स्क्रोटम, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास, तुम सुनार के पास गए, चांदी का तुमने कोई सामान लिया, एकदम अच्छे से वो पोटली में बांध के देता है, पाउच में पैक करके देता है। तो स्क्रोटम इज अ पाउच जिसके अंदर टेस्टिस रहती है। भाई अगर टेस्टिस एक ऑर्गन ऐसे खुले में घूमेगा तो उसको तो मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा, जीन्स पहनते वक्त मैकेनिकल डैमेज होगा, क्रिकेट खेलते वक्त गिर गए उसमें डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा ना। फीमेल के बॉडी में ओवरी उनकी बॉडी के अंदर होती है तो डैमेज नहीं होंगी, लेकिन मेल बॉडी में जो टेस्टिस होती है बॉडी के बाहर होती है। तो अगर जीन्स पहन लिया, कभी घिस गया, कुछ रफ हो गया, डैमेज हो सकता है। तो प्रोटेक्शन के लिए और भी कई रीजन है, जो आप 10th में पढ़ोगे, टेस्टिस एक पाउच में रहती है, एक शेल में रहती है, और उसी पाउच को, उसी शेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। यानी कि अगर तुम टेस्टिस के बारे में देखोगे तो ऐसी मेल बॉडी में एक ऐसा पाउच होता है, उस पाउच के अंदर में ऐसी क्या रहती है, टेस्टिस रहती है। तो जो पाउच होता है उसी पाउच को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अब ये करती क्या है, मेल बॉडी में इनका एक ही काम, दो काम होते हैं, नॉट एक काम। इनका एक काम होता है रिप्रोडक्शन में स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और दूसरा काम होता है जैसे जैसे लड़कों की ग्रोथ हो रही है, इनकी दाढ़ी लाना, मुच्छी लाना, इनकी आवाज़ क्या हो, जैसे अभी किसी घर में छोटा बच्चा अगर होगा 1-2 साल का भी, अगर जब वो चिंघाड़ चिंघाड़ के रोता है, क्या तुम उसके रोने की आवाज़ से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि लड़का रो रहा है कि लड़की रो रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी जोर जोर से कोई लड़का या भी पतंग कटने पे ओकाट चिल्ला रहा है लेट से, तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि लड़कियों का झुंड चिल्ला रहा है कि लड़कों का झुंड चिल्ला रहा है। विथ एज लड़के और लड़की की वॉइस में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस लाने का काम भी कौन करते हैं, टेस्टिस में पाए जाने वाले हार्मोन। कौन सा हार्मोन पाया जाता है टेस्टिस में, लड़कों के अंदर एक ही हार्मोन होता है, मार्क कर लो भाई उसको फटाफट, इंपॉर्टेंट हार्मोन की बात कर रहे हैं। कौन होता है भाई, वो टेस्टोस्टेरोन, स्पेलिंग गलत नहीं करना। बाजू में जो ग्रीन कलर का चार्ट है देखो, उसमें बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं टेस्टोस्टेरोन में, दाढ़ी आना, मूछी आना, वॉइस का बढ़ जाना वगैरह वगैरह। तुम्हें उसमें से जो याद करना है तुम याद कर सकते हो। और लड़कियों के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ये हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब जो बाजू का ग्रीन डब्बा है उसका आखिरी पॉइंट,
वहाँ या फिर पेग्रीन डब्बे का पहला पॉइंट पढ़ो, एंडोमेट्रियम। तुम्हें अभी पता नहीं है एंडोमेट्रियम क्या होता है, 10th में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर एक अच्छा खासा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा खासा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो यूट्रस की वॉल होती है, जो बच्चा रानी होती है, हर महीने लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए आती है क्योंकि उस वॉल के ऊपर ढेर सारी पतली पतली छोटी छोटी ब्लड्स की जो नसें होती हैं ना, ब्लड मतलब जैसे अपन सिवई निकालते हैं, कैसी पतली पतली बारीक बारीक दिखती है, ऐसी बहुत सारी पतली 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 खून की नसें आके ऐसे चिपक जाती हैं और मोटी सी गद्दी बन जाती है। दैट ब्लड की पूरा जो बेड बनता है, जैसे अगर इस मोबाइल के ऊपर मैं पूरे ब्लड की क्या कर दूँ, एक लेयर कर दूँ, जैसे जैम कैसे लगाते हैं अपन ब्रेड के ऊपर, वैसी एक ब्लड की अच्छी एक लेयर बन जाए, दैट लेयर इज नोन एज व्हाट, एंडोमेट्रियम। आप डिटेल में 10th में पढ़ोगे। तो इस एंडोमेट्रियम को बनाने का काम भी कौन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये लोग क्या काम करते हैं, लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप करना, उनकी वॉइस पतली होना, उनके पीरियड्स का शुरू होना, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। और किस काम में हेल्प करते हैं, फॉर कंसेप्शन एंड मेंटेन दी प्रेगनेंसी। एक लेडी के अंदर अगर इन हॉर्मोन्स की क्वांटिटी कम होगी तो उसको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो आगे प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक कंटिन्यू करने में भी उसको क्या होती है, दिक्कत होती है। तो डॉक्टर्स जब अगर कोई प्लानिंग करता है बेबी की, या फिर किसी का ऑलरेडी प्लान हो चुका है, तो वो लोग कंटिन्यूस क्या करते हैं, बॉडी में दवाइयाँ देते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्यों देते हैं दवाइयाँ, क्या बॉडी में नहीं बनता हार्मोन, बनता है, लेकिन अपन ने पहले ही पढ़ लिया ये बहुत ही क्या है, स्लो, ये कम क्वांटिटी में बनता है। और किसी उस वक्त रिक्वायरमेंट कैसी होती है, ज़्यादा। सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, हो सकता है किसी की बॉडी में कम बन रहा हो, तो डॉक्टर्स इसको एक्सटर्नली भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों के बारे में बातें क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं थाइमस के बारे में। थाइमस कहाँ पाया जाता है, यहाँ छाती में। हमारी बॉडी में देखो, मतलब मुझे सही में नहीं पता तुम लोगों ने 8th में ये सब चीज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। बहुत सारी कैविटीज़ हैं, खाली जगह, जैसे आ करोगे, मुंह के अंदर खाली स्पेस है, इसे कहते हैं बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी शॉर्ट में समझ लो। हमारी बॉडी के अंदर में भी खाली स्पेसेस है। यहाँ पे हमारे 2 लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में खाली जगह होती है, उस खाली जगह में कौन रहता है, हार्ट, और उसी हार्ट के पास कौन रहता है, थाइमस। तो देखो वहाँ पे जो उसने वर्ड लिखा है, इन थोरासिस केज, थोरासिस केज नियर द हार्ट। थोरासिस का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग खाली जगहें हैं ना, उनको नाम दिया है, बकल कैविटी, थोरासिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। मतलब समझ में आए, बकल मतलब मुंह की बात हो रही है, थोरासिस मतलब छाती की बात हो रही है, और क्या बोला था मैंने, एब्डोमिनल मतलब पेट के आसपास की बात हो रही है। ऐसे 3 कैविटीज़ हैं हमारी बॉडी में। तो थोरासिस मतलब छाती के पास, नियर दी हार्ट। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन। यह हार्मोन करता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, क्या काम करता है, इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में जो एक बॉडी की नेचुरल पावर होती है ना किसी चीज़ के अगेंस्ट लड़ने की, फॉर एग्जांपल वेदर चेंज हो रहा है, खांसी छींक छाल सबका शुरू हो जाता है। कई लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा बाहर का पानी पूरी खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, बीमार पड़ गए, बारिश हो गई, थोड़ा सा धूप निकल गया, बीमार पड़ गए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको वेदर चेंज से उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। कोविड में तो तुमने सुना ही होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी मतलब बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, कि अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रोब अगर आएगा तो हमारी बॉडी बिना दवाई ववाई खाए अपने आप उस हार्मफुल माइक्रोब को क्या कर देगी, मार डालेगी। तो ऐसे सेल्स जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको कौन कंट्रोल करने का काम करता है, थाइमस। कौन कंट्रोल करता है इनको, थाइमस। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब ऊपर बढ़ते हैं एक एक करके। मेरे को इन सारे ग्लैंड्स में से जो 2 ग्लैंड बड़े पसंद हैं, वो है एड्रीनल और दूसरा है पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में तो तुमने सुना भी होगा, नहीं सुना पैंक्रियास के बारे में,
क्या बात कर रहे हैं, चलो जान लो। कभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कभी बनाए हो? बचपन में तो बनाए होगे ना। तो पेट के पास एक पैंक्रियास नामक एक चीज़ होती है। अरे चलो देख लेते भाई, नहीं पता तुमको पैंक्रियास? ऊपर वाले स्ट्रक्चर में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है पैंक्रियास, जो तो मैं दिखाई होती। खैर मैं दिखा देती थोड़ी देर में। पैंक्रियास दोनों है, ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। क्या एक्सोक्राइन हमारा सिलेबस है? इग्नोर। क्या एंडोक्राइन हमारा सिलेबस है? हाँ, इसको पढ़ते। पैंक्रियास अपने अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है। क्या नाम है भाई उस हार्मोन का? इंसुलिन। पेट के पीछे पाया जाता है और क्या क्या उसने लिख के रखा है कि इसके अंदर 4 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और फिर एस सेल्स। तो ये 4 प्रकार के ना सेल्स याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 4 प्रकार के सेल्स पैंक्रियास में कौन कौन से होते हैं, उनके परसेंटेज के साथ क्या करो, लिखो। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? उसके बाद बेचारे अल्फा। ऐसा लगता है ना अल्फा का नाम पहले आता है तो अल्फा होगा ज़रूर, बीटा। और सबसे कम कौन पाए जाते हैं? एफ सेल। हर सेल का देखो अपना अपना काम होता है। अगर तुम बड़े होकर MBBS की पढ़ाई करोगे, 11वीं 12वीं की बात नहीं करिए, उसके बाद पढ़ोगे तो तुम्हें हर एक प्रकार के सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम्हें वो सब नहीं पढ़ना। खैर ये देता क्या है? ये 4 चीज़ें निकाल रहा है। देखो ब्लू डब्बे में 4 लिखा है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हे भगवान, इन सारी बकवास को एक तरफ करो, उसमें से सिर्फ एक हार्मोन याद रखने लायक है। पैंक्रियास क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। क्या इंसुलिन के बारे में सुना भी है तुमने? नहीं सुना? अरे डायबिटीज सुना है? ये शुगर पेशेंट, एक होते हैं नॉर्मल शुगर पेशेंट, मेरी दादी के समय शुगर अप डाउन होती है, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तुम्हारे आसपास भी तुमने किसी ना किसी शुगर पेशेंट को तो देखा ही होगा। एक होते हैं खतरनाक लेवल के, उनको हफ्ते में डिपेंड क्यों कितने ज़्यादा है, उनको लेना पड़ता है इंजेक्शन। ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शंस। क्यों भाई, क्यों लेना पड़ता है इंसुलिन? देखो हम जो भी चीज़ें खाते हैं, तुम चावल खाओ, रोटी खाओ, सब में कौन है? कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी में जाके टूटता है और टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ये शुगर है, शक्कर है एक तरीके की। तो अब क्या होता है, तुम जितनी रोटी खाते जा रहे हो, मैं भी खा रही हूँ अभी, मैं भी खाना खा के हूँ, तो मेरी बॉडी में भी क्या है? ग्लूकोज है, मान लेते हैं। तुमने भी खाना खाया, तुम्हारी बॉडी में भी ग्लूकोज है। हमारी बॉडी में हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कभी बॉडी का ब्लड टेस्ट करवाए होगे, इसमें लिमिट होती है ना, ये चीज़ बॉडी में इतने से इतनी रहनी चाहिए, इतने से इतनी रहनी चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब मान लेते हैं मैंने बहुत सारे कल बेसन के लड्डू खा लिए, बहुत सारे, मतलब मेरी मम्मी आधा किलो लाई थी, लगभग मैं पूरे ही खा गई, वो भी कल रात में 1 घंटे के अंदर ही, वो पूरे खा गई। तो मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। मुझे डायबिटीज़ हो जानी चाहिए, मुझे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर पेट के पास रहने वाला पैंक्रियास बॉडी को क्या बना के दिया? इंसुलिन। इंसुलिन एक तलवार है, जो ज़्यादा बॉडी को जितनी ग्लूकोज चाहिए ना उतनी ग्लूकोज रखता है, और एक्स्ट्रा की ग्लूकोज को क्या करता है? हटा देता है। मतलब ये ग्लूकोज की क्वांटिटी को हमारी बॉडी में क्या करता है? मेंटेन करता है, ज़्यादा नहीं होने देता। अब इमेजिन करो मैंने ढेर सारे लड्डू ठूस लिए या बहुत सारा ग्लूकोज खा लिया इन एनी फॉर्म, और मेरी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? मेरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? शुगर। अभी जब ग्लूकोज बढ़ने लगेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी बस। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके साथ यही होता है। उनको मीठा खाने में दिक्कत नहीं होती, मीठा खाओ जितना खाना है। मीठा खाने के बाद जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उसको कम करने वाला इंसुलिन नहीं होता उनकी बॉडी में। तो इंसुलिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? शुगर लेवल को क्या करना? कंट्रोल करना। तो देखो कहीं लिखा होगा बाजू के ग्रीन डब्बे में, हाँ, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये एक्सेस ब्लड से ग्लूकोज को हटाता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। मतलब ग्लूकोज को हटाने का काम करता है। और भी बहुत सारे ग्रीन डब्बे में काम लिखे हैं, बट उतना सारा तुम्हारे काम का नहीं है।
अब मैंने क्या कहा कि ये एंडोक्राइन के साथ साथ ये एक्सोक्राइन भी है, तो वो पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइपेट के खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, प्रोटीन वगैरह को, तो वो सभी काम का नहीं है तुम्हारा। ये काम करता है कौन? आपका इंसुलिन। और दूसरा है मेरा पसंदीदा एड्रीनल ग्लैंड। क्या हमने एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन देखी? कहाँ थी इसकी लोकेशन? दोनों किडनीज के ऊपर पहाड़ी के समान पड़ी हुई है। अब देखो ये 3 हार्मोन बना रही है। पहले हार्मोन का नाम है एड्रीनालाइन, दूसरे का नाम है नॉन एड्रीनालाइन और तीसरे का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन शॉर्ट मैं इसका एक सिंपल लाइन में मतलब बताती हूँ ये करता क्या है। ये इंसान के बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमें किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से डर लगने लगता है। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अगर गाड़ी स्पीड में जा रही हो, तो मुझे बिल्कुल स्पीड अच्छी नहीं लगती। या सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए तो तुमको भी डर लगेगा। तो इस डर में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? बॉडी का हार्ट बीट बढ़ जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तब भी बॉडी का हार्ट बीट बढ़ जाता है। जब तुम दौड़ते हो, भागते हो, खेलते हो या कुछ अलग एक्टिविटी करते हो तो भाई तुम्हारी बॉडी का हार्ट बीट बढ़ता है। बॉडी की हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड का। दूसरी चीज़, कुत्ता पीछे पड़ गया है इमेजिन, तो ऐसे में तुम केक वॉक करते हुए तो जाओगे नहीं, कैट वॉक करते हुए तो जाओगे नहीं, एकदम स्पीड में भागोगे, तुम्हारी बॉडी की जितनी एनर्जी है पूरी लगा डालोगे। तो ऐसी किसी भी खतरनाक सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है? बहुत खतरनाक सिचुएशन में रोना निकलने आ जाएगा, हंसोगे तो नहीं, तो तुम्हारी बॉडी को कैसे पता कि रोना है, हंसना नहीं है? तो ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एड्रिनल। किसी ने कुछ बोल दिया, टप 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 आंसू निकलने लगे, अनुष्का समान, है ना? तो ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? एड्रिनल। कई बार ना लोग साइक्राइट्रिस्ट के पास जाते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा उदास रहता है, इसको दवाइयाँ दो। साइक्राइट्रिस्ट लोग समथिंग दवाइयाँ देते हैं कि अब ये क्या होने लगे? खुश होने लगे। तो बेसिकली उन दवाइयों में ये सारे हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में या इन हार्मोन्स की क्या होती है? कमी। कई लोग होते हैं जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक खतरनाक चिड़चिड़ वाले, तो उनकी बॉडी में भी इस टाइप के हार्मोन्स की या तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है या तो कम होती होगी। तो डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देते ताकि इसकी क्वांटिटी क्या कर सके? रेगुलेट कर सके, ताकि उनका एक्सेस अमाउंट में जो एंगर है वो क्या होने लगे? कम होने लगे। तो ये हमारी बॉडी के इनडायरेक्टली सारे प्रकार के इमोशंस को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगती है, कि हमारी बॉडी में हम जितना भी सोडियम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नमक, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, उन सारे सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को ये रेगुलेट करता है। उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है? जैसे हमारी बॉडी में शुगर को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। तो वैसे ही सोडियम और पोटेशियम को कौन कंट्रोल करता है तुम्हारे इसमें? आपका एड्रिनल ग्लैंड। और अब आ जाओ थायराइड। थायराइड सुने हो क्या? पहले तो ऐसा बोला जाता था कि बूढ़े लोगों में होता है थायराइड एक सर्टेन एज के बाद, 40-45, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो तुम्हें छोटे छोटे बच्चे भी थायराइड से ग्रसित मिलेंगे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये गर्दन के पास। इसके फंक्शन पढ़ो पहले तो तुम। बॉडी की ग्रोथ वगैरह को तो ये करता ही है, जान दो, वो हटाओ। नीचे पढ़ो क्या है, किसको कंट्रोल करता है? कैल्शियम। सोडियम पोटेशियम को कौन कर रहा था? एड्रिनल। कैल्शियम को कौन कर रहा है? थर्ड। ये बस याद रखना, पेपर में आराम से पूछा जा सकता है कैल्शियम को कंट्रोल करने वाले का नाम बताओ, सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करने वाले का नाम बताओ। बाकी और भी बहुत काम कर रहा है वो, लेकिन मेन काम तुम्हें ये याद रखना है। अच्छा, उसके नीचे पढ़ो जरा, पैराथायराइड। थायराइड के ही पीछे होता है 4 टुकड़ों में, उसका नाम होता है हम लोगों का पैराथायराइड। पैराथायराइड जिस हार्मोन को रिलीज करता है उसका नाम क्या है? पैराथायराइड। अब पढ़ो वो किसको रेगुलेट करता है? वो भी कैल्शियम। और किसको रेगुलेट करता है? फॉस्फोरस। तो तुम्हें सिर्फ 4 चीजें याद करनी है। कैल्शियम वाले को कौन रेगुलेट कर रहा है? कैल्शियम, फॉस्फोरस। मतलब कैल्शियम में दोनों का नाम आएगा, थायराइड का भी और पैराथायराइड का भी। और फॉस्फोरस को कौन रेगुलेट करता है? सिर्फ पैराथायराइड। सोडियम पोटेशियम को कौन रेगुलेट करता है? एड्रिनल। बल्कि ऐसा बोला जाता है कि जब हम लोग
आयोडीन कम खाते हैं, बोलते हैं ना आयोडाइज नमक, आयोडीन खाते हैं, जो व्यक्ति की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी बॉडी में ये जो हार्मोन है, थायराइड कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, थायरोक्सिन, इस हार्मोन की भी कमी हो जाती है। मतलब ये वाला हार्मोन तभी बाहर आता है जब क्या करता है एक व्यक्ति, आयोडीन खाता है। अगर तुम आयोडीन नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में किसकी कमी होगी, थायरोक्सिन की, और थायरोक्सिन की कमी होने से तुम्हारी बॉडी का जो भी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म है, वजन बढ़ना, वजन घटना, पाँव में सूजन आ जाना और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। और इसका सबसे खतरनाक वर्जन ये होता है, ऐसा जो गला होता है ना, ऐसा गला ऐसा लटक जाता है, ये ग्वाइटर नामक की बीमारी होती है। तो ग्वाइटर नामक बीमारी क्यों होती है, थायराइड ग्लैंड की वजह से। जब एक इंसान के अंदर किसकी कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की, और वो क्यों होती है, आयोडीन कम खाने की वजह से होती है। अब देखो दो ग्लैंड बचते हैं, हाइपोथैलेमस और एक बचता है पिट्यूटरी। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें ब्रेन में भी तो पढ़ना है ना। पेज नंबर 173 में देखो ब्रेन का डायग्राम है। जब हम वो ब्रेन का डायग्राम पढ़ेंगे उस वक्त हम इन दोनों ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। इसका सिंपली रीज़न एक ये है क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर। ये हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। एक तीसरा ग्लैंड है जो आपकी बुक में पेज नंबर 176 में मार्क ज़रूर किया गया है, बट उसको पढ़ाया नहीं, मतलब उसके बारे में लिखा नहीं है चार्ट में कुछ भी। क्या है, कौन सा ग्लैंड है भाई, वो पीनल ग्लैंड। देखो टेस्टिस, ओवरीज, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड सब पढ़ा। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को मैंने कब के लिए रख दिया, बात के लिए। पीनल दिख रहा है कि उस चार्ट में कहीं भी लिखा हुआ। कल जब हिस्ट्री का पेपर दे लोगे तो एक छोटा सा यूट्यूब सर्च करना पीनल ग्लैंड, तुम्हें पीनल ग्लैंड के बारे में इतने सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि पुराने 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 एकदम ज़माने में हमारे ब्रेन, पीनल ग्लैंड भी ब्रेन के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर पीनल ग्लैंड काम करता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, अब धीरे धीरे मनुष्य के अंदर से ये पीनल ग्लैंड क्या होता जा रहा है, गायब, काम करना बंद कर दे रहा है। बट स्टिल योगा वालों के अकॉर्डिंग, मेडिटेशन वालों के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदा वालों के अकॉर्डिंग, ये लोगों के अकॉर्डिंग पीनल ग्लैंड को हम अभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जो एलोपैथी है वो ये कहती है कि धीरे धीरे ये अब ग्लैंड क्या हो रहा है, यूजलेस हो रहा है। तो थोड़ा सा देखना है, 2 मिनट का यूट्यूब सर्च करना, तुम्हें पीनल ग्लैंड के ऊपर लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पता नहीं कितने सारे प्रवचन दिए। तो अपन जब पढ़ेंगे तो इस पीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा नर्वस सिस्टम। एक मिनट, ये कल पढ़ने वाले हैं हम लोग पेज नंबर 170 को, हाँ 169 से, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स से। ठीक है, जैसे एनिमल्स के अंदर, एनिमल मतलब हम भी तो एनिमल ही है ना, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन होते हैं। तो कल प्लांट्स के अंदर कौन से हार्मोन्स है, कल वो पढ़ेंगे। प्लांट्स को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है, कल वो पढ़ेंगे। कल कोई टेस्ट वगैरह नहीं है।